तो नमस्कार दोस्तों, आज के इतिहास के एक और बेहतरीन एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि जो थर्ड नंबर चैप्टर होता है ना, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसमें एक लघुत्तरीय प्रश्न में से आने की संभावना बनी रहती है। तो हम आप लोगों को ये भी साथ साथ बताएंगे कि सारे क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस इस बार आने की मतलब कौन सा क्वेश्चन VBI है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करने, हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखे हो ची मिन्ह मार्ग क्या है बतावे, और साथ ही साथ अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा चर्चा करें। इन 5 क्वेश्चंस को सबसे आसान वे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। तो देखिए, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, हालांकि ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ है, शायद ये प्रीवियस में 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन उतना ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। सर्वप्रथम पुर्तगालियों के आगमन के बाद, देखिए हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे सर्वप्रथम सबसे पहले फ्रांस हिंद चीन में जो होता है वो पुर्तगालियों का आगमन होता है, उसके बाद चीन में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। सन 1747 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस नाम में रुचि लेने लगा। देखिए 1747 ईस्वी जो होता है उसके बाद से जो फ्रांस होता है वो हिंद चीन में जो अन्नाम है उसमें जहाँ का शासक वायुदाई बनता है, पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बताए थे, वहाँ जो है वो फ्रांस रुचि लेने लगा, यानी अपने जो है वो अपना रुचि लेने लगा। उसके बाद से 1787 ईस्वी में उसे कोचिंग चीन के शासक के साथ संधि करने का मौका मिला। आप लोग संधि समझ सकते हैं, 1787 ईस्वी में कोचिंग चीन का जो शासक था उसके साथ संधि करने का मौका मिला। 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिंग चीन के में, देखिए 19वीं शताब्दी में अन्नाम जो होता है वो कोचिंग चीन में तथा 1862 ईस्वी में अन्नाम पर, और अगले वर्ष 1863 ईस्वी में कंबोडिया पर फ्रांस का अधिकार कायम रहा। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन में फ्रांस के अधीनता में आ गया। देखिए इस बात को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो होता है वो फ्रांस में पुर्तगाली आते हैं, हिंद चीन में पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद से फ्रांसीसी आते हैं, उसके बाद से 1747 ईस्वी में जो होता है वो फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगता है। उसके बाद से 1787 ईस्वी में फ्रांस को कोचिंग चीन का जो शासक होते हैं उनके साथ संधि करने का मौका मिल जाता है। उसके बाद से 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिंग चीन में, देखिए जो 19वीं शताब्दी में जो होता है वो अन्नाम कोचिंग चीन में तथा 1862 ईस्वी में अन्नाम पर, और अगले वर्ष 1863 ईस्वी में कंबोडिया पर फ्रांस का अधिकार कायम हो जाता है। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के आरंभ तक, यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक हिंद चीन फ्रांस के अधीनता में आ जाते हैं, यानी फ्रांस के गुलाम बन जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ही एक जबरदस्त क्वेश्चन, तो वो आपके सामने है। देखिए ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, ये प्रीवियस में आ गया है। यहाँ पे हम लोगों को दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर करना है। तो देखिए यहाँ पे रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दें, नापाम ये जो है ये एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद से एजेंट ऑरेंज जो है वो हमारा जहर है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, नापाम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और एजेंट ऑरेंज जो है वो एक जहर है। ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछने की संभावना है, उस ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव को कवर करते चलिएगा साथ साथ। तो देखिए नापाम में हम लोग सबसे पहले नापाम को हम लोग संक्षेप में इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए नापाम जो है वो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था। देखिए यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन एक पदार्थ है जिसके साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया जाता था। ये भी यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, जो नापाम कहाँ पे प्रयोग किया जाता था, तो वियतनाम में सबसे ज़्यादा। एजेंट ऑरेंज को समझेंगे। तो एजेंट ऑरेंज यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत सुलझ जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। यानी ये जहर जो है वो, मान लीजिए हम लोग एक पेड़ पे इसका छिड़काव कर देते हैं तो पेड़ मर जाएगा, यानी उसकी पत्तियाँ पूरा सुलझ जाएगी। जंगलों को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। सीधी सी बात है, मान लीजिए हम लोग ये जो है वो पेड़ की पत्तियों को सुलझा सकता है तो इसका प्रयोग तो जंगल को या फसल को ख़त्म करने के लिए किया जाएगा। और देखिए इसका एजेंट ऑरेंज नाम क्यों पड़ा, तो ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में, यानी जो ड्रम में इसको रखा जाता था वो उसका कलर ऑरेंज था। ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण इसका नाम एजेंट ऑरेंज पड़ा। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेत और आबादी दोनों पर जमकर किया।
समझ अमेरिका ने इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेत और आबादी दोनों पर जमकर किया। तो जो अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, हो ची मिन्ह के बारे में संक्षिप्त में लिखे, हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग वीएम मार सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है, इस पार्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको वीवीआई मार सकते हैं या वीएम भी मार सकते हैं। इसको हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखे। तो देखिए, हो ची मिन्ह का वास्तविक नाम न्यूगन आई कोक था। हो ची मिन्ह का जो वास्तविक नाम था रियल, वो न्यूगन आई कोक था। सन 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। देखिए, हो ची मिन्ह जो थे वो सन 1917 ईस्वी में पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया तथा साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनाम क्रांतिकारी दल का गठन किया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, जो वियतनाम क्रांतिकारी दल की स्थापना किसने किया और कब किया। तो 1925 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने किए थे। और देखिए, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं एवं सैनिक प्रशिक्षण का भी व्यवस्था कर ली। उसके बाद से 1930 ईस्वी में उन्होंने वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। तो इस क्वेश्चन को सीधी सबसे आसान लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। जी देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हो ची मिन्ह का वास्तविक नाम न्यूगन आई कोक था। उसके बाद से उन्होंने 1917 ईस्वी में पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया तथा साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनाम क्रांतिकारी दल का गठन किया। उसका साथ ही साथ कार्यकर्ता एवं सैनिक प्रशिक्षण का भी व्यवस्था कर ली। उसके बाद 1930 ईस्वी में उन्होंने वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस की ओर जाने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, यानी इसके पहले आप लोग मेरे चैनल का कोई वीडियो नहीं देखे थे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे इतिहास के पूर्णतः सारे एपिसोड को देखने के लिए ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो होगा ये कि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट दूंगा या कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब, उसके बाद से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ एक बेहतरीन कमेंट्स कीजिए। जिनका बेहतरीन कमेंट्स होगा और सारे वीडियो पर जिनका कमेंट्स होगा उनको पीडीएफ मिलेगा, उनको पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगा। अन्यथा सारे को मैं पीडीएफ नहीं दे सकता, क्योंकि देखिए मैं पीडीएफ सबको दूंगा तो उससे मेरे को प्रॉफिट क्या होगा। मैं तो सबको पीडीएफ बांट दूंगा, तो मुझको उससे प्रॉफिट क्या होगा वीडियो बनाने से, पीडीएफ बनाने से। इसीलिए जो लोग रेगुलर व्यूअर है, जो लोग वीडियो को पूरा देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक, साथ ही साथ वीडियो में कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं। और हाँ, आपसे मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को पीडीएफ दूंगा। तो बहुत हुआ बकवास, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है बतावे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का देखिए, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। आपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। हो ची मिन्ह हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के एक बहुत ही शानदार 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड है। उसके बाद सभी अति लघु उत्तरीय का एक वीडियो अपलोड है। उसके पहले फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के सारे वीडियो अपलोड है, वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो देखिए, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है बताएं। वस्तुतः हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी थी। अमेरिका सैकड़ों बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, परंतु वियतकांग एवं उसके समर्थित लोग तुरंत इसका मरम्मत कर लेते थे। इसी मार्ग पर नियंत्रण के उद्देश्य से अमेरिका लाओस एवं कंबोडिया पर आक्रमण कर लिया था, और अमेरिका चाहकर भी इस मार्ग पर नियंत्रण नहीं कर पाया। देखिए, इस बात को हम लोग समझेंगे। हो ची मिन्ह मार्ग जो था वो हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें जुड़ी थी, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका सैकड़ों बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, यानी बर्बाद कर चुका था, परंतु वियतकांग उसे कहते जो, यानी जो वियतकांग जो कि उसका समर्थन थे, यानी जो लोग उसके लिए हेल्पफुल थे एवं उसके समर्थित लोग उसका तुरंत उसका मरम्मत कर लेते थे। यानी अमेरिका इसको क्षतिग्रस्त करता था, लेकिन वो लोग तुरंत उसको बनवा लेते थे। इसी मार्ग पर नियंत्रण के उद्देश्य से अमेरिका लाओस एवं कंबोडिया पर आक्रमण कर लिया था। यानी इसी मार्ग पर नियंत्रण के लिए उद्देश्य से अमेरिका लाओस एवं कंबोडिया पर आक्रमण कर लिया था, और अमेरिका चाह कर भी इस मार्ग पर नियंत्रण नहीं कर पाया, अंततः नहीं कर पाया। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था, देखिए अमेरिका जो है वो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था, अब हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। देखिए हस्तक्षेप की नीति अपनाता है, हस्तक्षेप की नीति अपनाई, साम्यवादियों के विरोध में उसने इसकी घोषणा भी कर दी। इस प्रकार अमेरिका की सेना हिंद चीन में प्रवेश किया, क्योंकि रूस एक पक्ष का समर्थन पहले से ही कर रहा था, तो लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इन्हीं परिस्थितियों में 1954 ईस्वी में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता है तो जेनेवा समझौता बुलाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जेनेवा समझौता कब बुलाया गया? 1954 ईस्वी में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता है तो बुलाया गया, क्योंकि देखिए अमेरिका जो है वो हिंद चीन में जब घुसता है वैसे उस टाइम ऐसा मतलब स्थिति आ जाता है जो लगता है जो तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, और तृतीय विश्व युद्ध होगा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए जेनेवा समझौता बुलाया जाता है।